All right, जी. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. I welcome you all in this second live session. और हम लोग लास्ट टाइम मिले थे तो हम लोगों ने कुछ एरियाज को डिस्कस किया था, मोर स्पेसिफिकली अबाउट IFRS 2। हमने IFRS 2 के बारे में देखा था कि बिजनेस कॉम्बिनेशंस के अंदर IFRS 2 का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, चॉइस ऑफ सेटलमेंट्स के अंदर क्या हो सकता है, हमारे पास चॉइस हो तो क्या होगा, सामने वाले के पास चॉइस हो तो क्या होगा, अगर वो एम्प्लॉय है तो क्या होगा, अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो क्या होगा। ये सारे के सारे एरियाज हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किए थे। Now, in today's session, what I would like to do is I would like to discuss a past paper with you. Now, this is a recent past paper, यानी सितंबर दिसंबर 2022 का ही past paper है, लास्ट ईयर का ही past paper है। तो इसका मतलब ये ज्यादा क्लोजर होगा हमारे करंट एग्जाम के, ज्यादा रेलेवेंस रखता होगा हमारे करंट एग्जाम के। ऐसा जरूर हो सकता है कि इस पूरे सवाल के अंदर कोई एक आध एरिया ऐसा आ जाए जो कि अभी तक आपने ना पढ़ा हुआ हो, तो वो अभी आप थोड़ा सा रिकॉल और थोड़ा सा पढ़ लेंगे। लेकिन अदर देन दैट आई थिंक दिस पर्टिकुलर पास पेपर इज वेरी मच अचीवेबल, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। सबसे पहले हमेशा की तरह स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करेंगे। आप देखिए तो स्ट्रक्चर के अंदर लिखा हुआ है भाई, रोबल कंपनी इज अ ग्रुप विच मैन्युफैक्चर्स फर्नीचर and is currently preparing its financial statements for the year ended 31st of December X7। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता लग गई कि इनका ईयर एंड क्या है, 31st of December X7, which means कि इनका ईयर स्टार्ट क्या होता होगा, 1st of January X7। अब उसके बाद एग्जामिनर आपको ये कह रहा है, द फॉलोइंग एग्जिबिट्स अवेलेबल बिलो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। यानी एग्जामिनर कह रहा है नीचे जो मैं आपको एग्जिबिट्स दे रहा हूं 1 2 एंड 3, ये सारी की सारी रेलेवेंट हैं क्वेश्चन से। अब ना वट एवर इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन हमारे लिए काम की बात हो गई। इसका मतलब देखते, सबसे पहले कह रहे हैं भाई तीन एरियाज हैं इस पूरे सवाल के अंदर। एक कंसाइनमेंट अरेंजमेंट है, this exhibit will describe the sale and dispatch of garden furniture to garden centers and its inclusion in the financial statements। अच्छा, कोई कंसाइनमेंट अरेंजमेंट के ऊपर बात हो रही है कि जिसके अंदर कह रहे हैं हम बात करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे सेल एंड डिस्पैच ऑफ गार्डन फर्नीचर। फर्नीचर डिस्पैच हो रहा है किसी गार्डन सेंटर को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसकी ट्रीटमेंट। अच्छा, यहां अगर आप एग्जाम के अंदर हैं और मैं आपकी जगह होता और इतनी बात ही पढ़ लेता, तो मुझे एक फेयर बिट ऑफ आइडिया हो जाता कि यार IFRS 15 जरूर टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे सेल एंड डिस्पैच लिखा हुआ है ना, और हमें वैसे भी पता है कंसाइनमेंट अरेंजमेंट कहाँ पे हैंडल हुआ हुआ है, IFRS 15 के अंदर हैंडल हुआ हुआ है। तो अब मेरे दिमाग में ना थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है कि अच्छा यार 5 स्टेप्स थे, मुझे जो है वो एलोकेट भी करना पड़ सकता है, मुझे ट्रांजैक्शन प्राइस भी डिटरमिन करनी पड़ सकती है, मुझे सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आइडेंटिफाई करनी पड़ सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है। अब वो सारी सिचुएशंस आपके दिमाग के अंदर एक बार थोड़ी सी थ्रू होनी चाहिए एग्जाम के अंदर, तभी आप एग्जाम रेडी हैं, वरना नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एग्जामिनर कह रहा है भाई प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर अब बात करेंगे। अच्छा, टैक्स लाइबिलिटी की बात आपने सुनी तो आपके फौरन दिमाग में यार आना शुरू हो गया, इसका मतलब जी सर IAS 12 आ गया। टैक्स लाइबिलिटी का मतलब क्या है, IAS 12 आ गया। अब अगर करंट टैक्सेस से रिलेटेड बात करें तो इनकम टैक्स वाला एरिया हो गया, और अगर वो बात करें डेफर टैक्सेस से रिलेटेड तो वो वाला एरिया भी हो गया। वो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी हो गया, वो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी हो गया, दोनों एरिया यहाँ पे बात होगी। कहते हैं डिस्क्राइब द बेसिस, सेकेंड एग्जिबिट जो कि प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी के बारे में है, it describes the basis of the calculations of sales and income tax liability for the current and previous years। सेल्स एंड इनकम टैक्स लाइबिलिटीज दोनों टाइप की टैक्स लाइबिलिटी लेकर आ गए। अब स्टूडेंट यहाँ पे कह रहे हैं कि सर आपने सेल्स टैक्स तो पढ़ाया ही नहीं था, आपने तो इनकम टैक्स पढ़ाया था भाई। अच्छा भाई, चेक कर लेते। फिर उसके बाद एक एरिया दिया हुआ है हिस्टोरिक एक्सचेंज रेट का। कहते हैं डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ हिस्टोरिक एक्सचेंज रेट विच इज नॉट अपडेटेड टू ट्रांसलेट द रिजल्ट्स ऑफ इंटरनेशनल सब्सिडरीज। अच्छा, ये वाला एरिया ऊपर वाला मोस्ट लाइकली IAS 12 से रिलेटेड आपको लग रहा होगा अभी, और ये वाला एरिया आपको क्लियर लग रहा होगा कि भाई ये IAS 21 से रिलेटेड है। नाउ सम ऑफ यू माइट हैव नॉट येट स्टडीड IAS 21। हम फॉरेन सब्सिडरीज के साथ SBR के अंदर पढ़ते हैं, कुछ लोगों ने पढ़ लिया हुआ होगा और कुछ लोगों ने नहीं पढ़ लिया हुआ होगा। हम कोशिश करेंगे कि इसको सिंपल रखें और इतना जरूर आपको समझ में आए, आपकी बेसिक से भी आपको इतना समझ में आए कि यार गेम हो क्या रही है, यानी मैं अपनी बात पूरी डिलीवर करने की जरूर कोशिश करूंगा।
थोड़ी 19-20 अगर आपको लगे कि यार ये बात तो मेरे समझ में ही नहीं आ रही, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा और ये लास्ट वाला एग्जिबिट थोड़ी सी देर में बाद में फिर से चल के देख लीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाते। अच्छा, इसके बाद आपके सामने ना पूरा सवाल दिया हुआ है, एग्जिबिट 1 है, एग्जिबिट 2 है, आगे चलते जा रहे हैं, एग्जिबिट 3 है। बहुत लंबा सवाल है, लेकिन हमको पता है कि हमारी सवाल पढ़ने की स्ट्रैटेजी तो कभी होती ही नहीं है। ये इतना लंबा सवाल पढ़ने का कोई फायदा नहीं है एक साथ। इससे बेहतर ये है कि आप रिक्वायरमेंट के ऊपर आ जाए। अगर आप रिक्वायरमेंट के ऊपर आगे देखते हैं तो ये 25 मार्क्स की टोटल रिक्वायरमेंट है एंड दिस हैज बीन बाइफरकेटेड इनटू 3 पार्ट्स, ए, बी एंड सी। ए पार्ट के ऊपर अगर हम सबसे पहले गौर करें तो दिस इज फॉर 7 गुड मार्क्स, यानी अगर ये ना लें आप तो आपके 93 आएंगे सिर्फ, इतना बड़ा इंपैक्ट है इसका। देखते हैं जरा, कहते हैं एक्सप्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू explain in accordance with IFRS 15 revenue from contract with customers how the consignment arrangement should be dealt with in the financial statements of Robel company and याद रखिएगा, एंड से सवाल ब्रेक हो जाता है। जब भी सवाल की रिक्वायरमेंट के अंदर एंड आता है तो उसका मतलब सवाल ब्रेक हो गया। अब ये 2 एरियाज आपको आंसर करने, क्या, explain why the proposed treatment of revenue is not in accordance with IFRS 15। तो अब भाई ये तो क्लियर है कि 7 मार्क्स के लिए ना पूरा पूरा IFRS 15 आया है। पहली बात आपने बात करनी है कि कंसाइनमेंट अरेंजमेंट के अंदर ट्रीटमेंट होनी क्या चाहिए, और दूसरी बात आपने ये करनी होगी कि जो कोई ट्रीटमेंट प्रपोज की जा रही है इस सवाल में, जो प्रपोज ट्रीटमेंट है वो क्यों गलत है। ऑलराइट, बात करते हैं। 7 मार्क्स तो ले ही लेंगे इंशाल्लाह। एग्जामिनर कहता है, जरा सुनिएगा भाई, रोबोल कंपनी प्रोवाइड्स गार्डन सेंटर्स with furniture on a consignment basis। अच्छा, by the way, do you know what is consignment basis? consignment basis होता क्या है भाई? consignment basis के अंदर होता है कि फॉर एग्जांपल एक सेलर है, वो अपने एंड कस्टमर को कोई चीज बेचता है। एक सेलर है, वो अपने एंड कस्टमर को कोई चीज बेचता है, बट वाया अ मिडलमैन, वाया अ मिडलमैन, राइट। So this middleman, what this middleman does is कि वो सेलर से उसका सामान लेता है और अल्टीमेटली कस्टमर अगर खरीद रहा होता है तो उसको आगे चल के बेच देता है। ये अक्सर जो है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है आपको बेकरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो ब्रांडेड ब्रेड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हम एक ऐसी मिसाल ले लेते हैं, डॉन ब्रेड है, राइट। तो डॉन ब्रेड वाला क्या करता है कि डॉन ब्रेड वाला फैक्ट्री इन इटसेल्फ वो अपनी ब्रेड्स रखवाते हैं एक मिडलमैन के पास। मिडलमैन कौन होते हैं? बेकरीज होती हैं, डिफरेंट शॉप्स होती हैं, राइट। और वो बेकरी वाले क्या करते हैं, आगे चल के वो ही ब्रेड आगे कस्टमर को बेच देते हैं, सही। अच्छा, इनको कंसाइनमेंट बेस क्यों कहा जाता है? इनको कंसाइनमेंट बेस इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये इस्टैब्लिश नॉर्म है मार्केट का कि अगर बेकरी वाला यानी जो मिडलमैन है, यानी जो कंसाइनर है, अगर वो इस ब्रेड को आगे नहीं सेल आउट कर पाया तो वो अल्टीमेटली डॉन वालों को क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। नाउ दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। यू हैव समवन एल्सेस प्रोडक्ट इन योर शेल्फ, if it is sold to the end customer you will retain some money और बाकी पैसा दे देंगे मैन्युफैक्चरर को। और अगर आपको ये लगा कि यार ये चीज नहीं बिकी तो अल्टीमेटली यू विल रिटर्न इट बैक टू द मैन्युफैक्चरर। ई कॉमर्स के अंदर कितना होता है ना ये। तो फॉर एग्जांपल अमेजोन का वेयर हाउस होता है, तो अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारा माल ला के डंप कर देते हैं, यानी मैन्युफैक्चरर ट्रेडर्स वो खुद ला के उनके वेयर हाउस के अंदर सामान डंप कर देते हैं। लेकिन अमेजोन कोई गारंटी नहीं लेता उस सामान की। अमेजोन कहता है भाई आपका ये सारा सामान राइट प्राइस के ऊपर, राइट कंपैरिजन के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगा। नाउ पीपल विल कम एंड ट्राई टू पिक अप दिस थिंग। इफ दे सिलेक्ट दिस थिंग वी विल राइटली पिक अप द जो भी आइटम होगा वो उठाएंगे और आपके कस्टमर को जाके दे देंगे। और अगर सामने वाले ने नहीं खरीदा तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि वो खरीदे ना खरीदे। हम तो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आके आप चीज बेच सकते हैं। नहीं बिका तो आप चीज वापस ले जाइएगा, as simple as that. This is what consignment arrangement is. So ये कहते हैं Rubel company provides garden centers with furniture on a consignment basis. Rubel company retains legal title to the furniture until it is sold by garden center to a customer. अब कहानी समझ में आ रही है। एक है रूबल कंपनी, सही है, बीच में है कोई गार्डन सेंटर।
अपने यहाँ क्या कहते हैं गार्डन सेंटर को? किसी को पता है अपने यहाँ गार्डन सेंटर को क्या कहते हैं लोकली पाकिस्तान में? डज एनीवन नो? अपने यहाँ वो कहते हैं ना, इसको हम नर्सरी कहते हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नर्सरी है ये, सही। रूबल कंपनी है, ये कुछ फर्नीचर, गार्डन फर्नीचर बाय द वे, सही है, ये कुछ गार्डन फर्नीचर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट या, तो ये कुछ गार्डन फर्नीचर सेल आउट करते हैं, देते हैं गार्डन सेंटर को, और गार्डन सेंटर वाले आगे क्या करते हैं, कस्टमर को ले जाके सेल ऑफ कर देते हैं। दिस इज द होल मॉडल, राइट। सो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपको पता है एसबीआर जैसे पेपर के अंदर, फॉर दैट से किसी भी प्रोफेशनल पेपर के अंदर, व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी टू पास? गो स्लो। हमेशा सवाल स्लो पढ़ा करें, आंसर तेज किया करें। इतना बड़ा सवाल आप तेज ही पढ़ ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो कहते हैं जी, रूबल कंपनी प्रोवाइड्स गार्डन सेंटर्स विद फर्नीचर ऑन अ कंसाइनमेंट बेसिस. Rubel company retains legal title to the furniture until it is sold by the garden center to a customer. कहते हैं the products are immediately available for sale on delivery to the garden center. भाई नर्सरी वाला अच्छा इंसान है, गार्डन सेंटर वाला अच्छा इंसान है। ये कहते हैं जैसे ही मुझे आपका फर्नीचर मिलेगा ना, मैं अपने शोरूम के अंदर इसको पब्लिश कर दिया करूंगा, अवेलेबल फॉर सेल डिक्लेयर कर दिया करूंगा। बहुत अच्छी बात है, अवेलेबल फॉर सेल है, सेल नहीं है, ख्याल रखना। अवेलेबल फॉर सेल का मतलब ये नहीं है सेल हो भी गया, इट इज अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। कहते हैं द गार्डन सेंटर डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू पे रूबल कंपनी अंटिल अ सेल टू कस्टमर अकर्स. जब जब तक बेटा, जब तक गार्डन सेंटर एंड कस्टमर को चीज नहीं बेच देता, तब तक गार्डन सेंटर इज नॉट ऑब्लाइज टू पे एनी सिंगल सेंट टू रूबल कंपनी. हाँ, तो यानी अल्टीमेटली रिस्क ऑफ रिटर्न इज ऑन रूबल कंपनी. एग्जामिनर कहता है फिजिकल पोजेशन रिमेन्स विद द गार्डन सेंटर अनलेस द फर्नीचर इज सोल्ड और रिटर्न टू रूबल कंपनी. फिजिकल पोजेशन तब तक गार्डन सेंटर के पास रहती है जब तक वो सामान वापस नहीं कर दिया जाता गार्डन सेंटर की तरफ से रूबल को, या फिर अल्टीमेटली एंड कस्टमर को बेच नहीं दिया जाता. प्रॉपर कंसाइनमेंट अरेंजमेंट चल रही है यहाँ पे. कहते हैं रूबल कंपनी ऑल्सो रिटेन्स द राइट टू हैव एनी अनसोल्ड फर्नीचर रिटर्न टू देम और ट्रांसफर अनसोल्ड प्रोडक्ट्स टू अनदर रिटेलर. यानी जो कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट्स है ना, अगर आप नोट करें, कंट्रोल ओवर फर्नीचर प्रोडक्ट्स, कंट्रोल ओवर फर्नीचर प्रोडक्ट्स is retained by रूबल कंपनी. रूबल कंपनी वाला सामने वाले को कह रहे हैं भाई देखो, अगर कोई सामान नहीं बिका तो रिस्क क्या है मेरा कि तुम मुझे सामान वापस कर दोगे. अगर कोई सामान ना बिक रहा हो तो मेरे पास ये राइट मौजूद है कि आई कैन कॉल बैक एनी ऑफ द आइटम्स दैट आई वांट फ्रॉम योर शोरूम, और आई कैन आस्क यू टू ट्रांसफर दीज गुड्स फ्रॉम वन टू दी अदर थर्ड पार्टी. जैसे मैं आपको बोलूंगा आप उनको दे दीजिएगा, ट्रांसफर कर दीजिएगा. यानी जो भी फर्नीचर उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल मेरा है, कंप्लीट कंट्रोल रूबल कंपनी का है. गार्डन सेंटर वाले का सिर्फ शोरूम है, सिर्फ नर्सरी है जहां पे वो फर्नीचर रख दिया जाता है गार्डन रिलेटेड, राइट. कहते हैं वंस द गार्डन सेंटर हैज सोल्ड द फर्नीचर, एक बार अगर गार्डन सेंटर कस्टमर को अल्टीमेटली चीज सेल कर दे, रूबल कंपनी हैज नो फर्दर ऑब्लिगेशंस, उसके बाद कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं रहती है. द गार्डन सेंटर्स देन रेमिट्स टू रूबल कंपनी द सेल्स प्रोसीड्स नेट ऑफ देयर एजेंट्स कमीशन. गार्डन सेंटर क्या करता है कि जितना भी पैसा कस्टमर को सामान बेचने से मिला होता है वो उसमें से अपना कमीशन काटते हैं, नेट ऑफ कमीशन, और बाकी पैसा नेट पैसा रूबल कंपनी को सेंड कर देते हैं. अब कह ये रहे हैं कि रूबल कंपनी हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड द सेल्स वैल्यू ऑफ ऑल फर्नीचर डिलीवर्ड टू एंड हेल्ड बाय गार्डन सेंटर्स इन रेवेन्यू. ये रूबल कंपनी ने डिसाइड ये किया है कि भाई हम जो भी सामान गार्डन सेंटर को दे देना, भाई जो भी सामान हम गार्डन सेंटर को दे दें, वो सारा का सारा रेवेन्यू ट्रीट होगा फुल अमाउंट से. मुझे बताएं क्या इन लोगों ने सही स्ट्रैटेजी बोली है या गलत स्ट्रैटेजी बोली है, बताइए. इज दिस अ राइट स्ट्रैटेजी, यस और नो? कैन एनीवन टेल? अहमद भाई कहते हैं भाई it's wrong strategy. Yeah, but why do you say it's a wrong strategy? You need to justify your answer.
एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यू सी, from my point of view, it's fairly well understood that IFRS 15 ये कहता है कि रेवेन्यू की रिकग्निशन तब है जब सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जाए। सेटिस्फैक्शन, अच्छा मेरी आवाज आ रही है सही? नहीं, ने बोला है कुछ, मुझे जरा कंफर्म कर दे कोई भी, बताइए। ओके, सो अगर आप इसको हाइंडसाइट के अंदर देखें, अगर आप इसको रिकॉल करके देखें, तो भाई पहले IFRS 15 क्या रहा है? IFRS 15 कहते हैं कि भाई revenue of goods shall be recognized when there is satisfaction of performance obligation. Performance obligation satisfaction की हिंट ये होती है कि the control of the asset has been transferred to the other party. बट यहां पे आपको क्लियर नजर आ रहा है कि कंट्रोल ऑफ द आइटम्स, कंट्रोल ऑफ द फर्नीचर हैज नॉट बीन ट्रांसफर टू गार्डन सेंटर। यानी ना गार्डन सेंटर के पास ये राइट है कि वो जिस प्राइस के ऊपर चाहे जब चाहे चीज बेच सके, ना गार्डन सेंटर के ऊपर ये रिस्क है कि अगर सामान नहीं बिका तो उसकी इन्वेंट्री पड़ी रह जाएगी। गार्डन सेंटर के पास तो कुछ है ही नहीं। अगर आप लॉजिकली देखें तो रोबल कंपनी के पास रिस्क क्या है कि उसका अनसोल्ड सामान वापस उसके पास आ जाएगा, या उसके ऊपर उसका ये रिवॉर्ड है या उसके बेनिफिट है कि वो चाहे तो अपना माल इस स्टोर से उठा के किसी और स्टोर पे ट्रांसफर कर सकता है। यानी टेक्निकली सोचा जाए तो जो इकोनॉमिक टाइटल टुवर्ड्स फर्नीचर है, जो इकोनॉमिक टाइटल ऑन योर गार्डन फर्नीचर है, दैट स्टिल इज विद यू। ऑल्दो कि फिजिकल पोजेशन आपके पास नहीं है, टोटली एग्रीड, फिजिकल पोजेशन सामने वाले के पास है। बट आइस 2 के अंदर कभी भी ये तो नहीं कहा गया था कि इन्वेंट्री हर वो चीज है जो कि आपकी जेब में हो या आपके हाथ में हो या आपके फिजिकल पोजेशन के अंदर हो। ये तो कभी कहा नहीं गया था। आपकी इन्वेंट्री है वो अल्टीमेटली पड़ी किसी और के पास है, लेकिन उसका इकोनॉमिक टाइटल तो आपके पास ही है ना, इवन लीगल टाइटल भी आपके पास। और तब तक आपके पास ही रहेगा जब तक वो इवेंचुअली एंड कस्टमर को सेल नहीं हो जाती। हाँ, जब एंड कस्टमर को सेल हो जाए, जब कोई गुड एंड कस्टमर को सेल हो जाए, तब आपकी कोई फर्दर ऑब्लिगेशन नहीं रहती है, कोई और चीज नहीं है, कोई वारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब आप बरियो जिम्मा। बात समझ में आती है? तो टेक्निकली मेरे हिसाब से होना ये चाहिए, और आप मुझे सेकंड कीजिएगा कि आपको मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती, कि जब एंड कस्टमर को चीज बिक जाए, पहली बात तो टाइमिंग क्या है? टाइमिंग ऑफ रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू, टाइमिंग इज व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू एंड कस्टमर। हाँ, व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू एंड कस्टमर, पहली बात ऐसा ही है। दूसरी बात, रिकग्निशन की वैल्यू क्या है, अमाउंट्स क्या है? तो भाई अमाउंट्स होंगी ग्रॉस, अमाउंट्स होंगी ग्रॉस। ग्रॉस रेवेन्यू यानी जिस प्राइस के ऊपर एंड कस्टमर को चीज सेल की गई है, उसका ग्रॉस रेवेन्यू रिपोर्ट होगा। और जो एजेंट्स एक्सपेंस है, जो एजेंट्स कमीशन है, वो रिपोर्ट होना चाहिए एज एन एक्सपेंस। एजेंट्स कमीशन शैल बी रिपोर्टेड एज एन एक्सपेंस। मुझे बताइए, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सब लोग बताइएगा मुझे, कोई एक दो नहीं बताया करें हमेशा। एवरीवन हैज टू आंसर। यस, दे शुड ट्रीट, बिल्कुल सही, बात समझ में आती है। अगर इसी का चल के देखिए, मैंने आपका ना इसके लिए एक सैंपल आंसर ऑलरेडी आपके लिए लिख के रख लिया था। जनरली जो मैं बात करूंगा वो ही मेरे आंसर के अंदर लिखी हुई है, ये मेरा खुद का आंसर है, सही है, दिस नॉट अ किट और एग्जामिनेशन आंसर। ये मैं खुद आपको लिख के ऐसे लेमैन लफ्जों के अंदर देता हूं ताकि आपको मेरी बात समझ में भी आए और आप रिटेंशन कर सकें उसकी। तो अगर हम इसी चीज का आंसर देखें तो भाई कंसाइनमेंट अरेंजमेंट के बारे में, सबसे पहले तो आपको पता है आपके दो सुनहरे अल्फाज जो कि आप कभी भी किसी भी आंसर के स्टार्ट में लिखते हैं, बीइंग पाकिस्तानीज या बीइंग देसीज, हमें ये पता है कि हमें शुरू के दो लफ्ज क्या चाहिए। शुरू के दो लफ्ज क्या होते हैं हमेशा? अकॉर्डिंग टू। तो कहते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू IFRS 15 रेवेन्यू शैल बी रिकग्नाइज्ड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज बीन सेटिस्फाइड टू द कस्टमर। This is evidenced by the fact that control of the goods or services passes on to the customers. Now, these are standard IFRS 15 lines. ये मैंने इजाद नहीं की, ये IFRS 15 lines है। तो इसका मतलब आपको ये वाली जरूर रेप्लिकेट करनी चाहिए अपने आंसर के अंदर, एंड दिस इज हाउ यू स्कोर प्रोफेशनल मार्क्स एज वेल, राइट? आगे कहते हैं, इन दिस केस, अब सेकंड पैराग्राफ आपको पता है एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता है, तो यहां पे आप बात करें इन दिस केस,
In this case, it needs to be assessed whether control of furniture item passes on to the garden center or not. Although the items are immediately available for sale at the garden center, however, control is not passed since Rubel Company retains the right to call back any unsold furniture or even have it transferred to another retailer. Now, if you're smart, you must have, really assessed it कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे अल्फाज आपको क्वेश्चन से ही मिलते हैं. क्वेश्चन के अंदर ये सारी बातें डिफाइंड थी, हमने उसी बात को यूटिलाइज किया है और IFRS 15 से कनेक्ट किया है. ऑलराइट, आगे चलते हैं. तो कहते हैं therefore such transactions should only be recognized as revenue when the goods are sold to end customer. This is the solution. Before that, furniture should be held in consignment inventory in the books of Rubel Company, even though they are in physical possession of the garden center. ये बात बताना लाजिम है आपको अपने एग्जामिनर को कि even though if those goods are within the physical possession of the company, that does not necessarily mean physical possession of another company, that does not necessarily mean कि आपकी inventory report नहीं होगी. So you should be wise and critical about this, right? Next, कहते हैं acting as a principal to this transaction, Rubel Company should recognize gross amount of sales proceeds. Now, this is very important. देखिए, इसमें principal versus agent का चक्कर था. Garden Center was actually acting as an agent for you. So he was only entitled to commission and I was entitled to the gross revenue. So you need to recognize the gross amount of sales proceed, with commission of Garden Center being booked as a sales expense. This is very important. Recognizing revenue on delivery basis would be early recognition of revenue. आपको याद है हमसे सवाल के अंदर एक बात पूछी थी, याद करें, मिस हो जाती है कभी कभार ये चीजें. Explain why the proposed treatment of revenue is not in accordance with IFRS 15. ये जो एग्जामिनर ने हरकत की थी कि हम रेवेन्यू को फौरन से फौरन रिपोर्ट कर देते हैं जैसे ही वो गार्डन सेंटर को डिलीवर हुई, वो क्यों गलत है ये बताना जरूरी है. तो भाई क्यों गलत है वो इसलिए because recognizing revenue on delivery basis would be early recognition of revenue, hence overstating the financial statements. Yeah. Also, the risk of return of unsold inventory would be on the company. Unsold inventory की जिसका भी risk है would be on the company. All right. मुझे सब लोग बताइएगा कि क्या सब लोगों को ये बातें समझ में आती हैं. जब सब बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे. बताइए जी. एक साहब या साहिबा ने बताया. आगे बढ़े, बढ़ जाते हैं. आप कह रहे हैं तो बढ़ना ही पड़ेगा भाई, और कोई चॉइस है हमारे पास के? बढ़ते हैं भाई. आज कहते हैं भाई 10 marks next question. 10 marks next question. First read the question. There is a requirement. कहते हैं assess whether Rubel Company should create a provision in accordance with IAS 37. ओए होए, IAS 37 लग गया. IAS 37 याद है ना? प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स. प्रोविजन बनाने की 3 कंडीशंस होती थी. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल आउटफ्लो, रिलायबल एस्टिमेट. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लीगल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है. कंस्ट्रक्टिव मतलब बेस्ड ऑन योर पास्ट प्रैक्टिसेस या पब्लिश पॉलिसीज. फिर उसके बाद आप बात करेंगे प्रोबेबल आउटफ्लो की, मोर लाइकली देन नॉट. देन आप बात करेंगे रिलायबल एस्टिमेट की, अमाउंट्स रिलायबली एस्टिमेटेबल होनी चाहिए हैं. वो कह रहे हैं assess whether Rubel Company should create a provision in accordance with IAS 37 provisions, contingent liabilities and contingent assets for its sales tax and income tax liabilities in the financial statements of 31st December X7. भाई पूरा का पूरा IAS 37 लगे हुए हो. लग गया भाई IAS 37. कर लेंगे भाई, 10 मार्क्स है. देखते हैं. अच्छा, हम इनिशियली क्या समझ रहे थे? हम ही समझ रहे थे कि यहाँ पे IAS 12 लगा होगा. याद करो, शुरू में हम एग्जिबिट का इंट्रो पढ़ते हुए समझ रहे थे IAS 12 होगा. IAS 12 नहीं है. ये क्या है जी? IAS 37 है. ठीक हो गया, पढ़ते हैं. अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी ना 2 हिस्सों के अंदर बाइफरकेटेड है. एक सेल्स टैक्स अलग दिया हुआ है, एक इनकम टैक्स अलग दिया हुआ है. सही है ना? सेल्स टैक्स अलग चीज होती है, इनकम टैक्स अलग चीज होती है शायद, इसलिए सुनिएगा. कहते हैं भाई Rubel Company has shipped and sold goods in an overseas country for 10 years. सुन रहे हो ना?
रोबल कंपनी ने अपनी गुड्स को अपनी कंट्री से 10 साल तक बेचा। यहां से अपनी कंट्री से शिप्स पे सामान लोड करते हैं और लोड करते ही भेज देते हैं ओवरसीज कंट्री। 10 साल से सामान बेच रहे हैं वहां पे, मतलब ऑन सीन है इनका, बिल्कुल बेहतरीन। कह रहे भाई, रूबल कंपनी वॉज अंडर द इंप्रेशन दैट द सेल्स इन द ओवरसीज कंट्री आर सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स if the company had a physical and economic presence in the country. Now, one of the mistakes that often students do is they read the question very fast. Now, these type of questions you cannot read very fast. रूबल कंपनी एक ओवरसीज कंट्री के अंदर मौजूद है। वहां पे वो ये कहते हैं कि हमने 10 साल से काम किया हुआ है, हम अपनी गुड्स ले जाके वहां पे बेचते थे। हमारा इंप्रेशन, हमारा अंदाजा, हमारा तज्जिया ये था दैट इन द ओवरसीज कंट्री हमें सेल्स टैक्स की implications तभी होंगी when there is a physical and economic presence in the country. Physical and economic presence in the country. All right? फिजिकल एंड इकोनॉमिक मतलब दोनों प्रेजेंस होना जरूरी, सिर्फ आपकी गुड्स ना बिक रही हो, आपका ऑफिस भी वहां पे खुला हुआ, ये रिक्वायरमेंट थी। रूबल कंपनी हैड ऑलवेज अंडरस्टूड that because it did not have a physical presence in the country, it was exempt from sales tax. भाई, रूबल कंपनी ना कहीं एक्सपोर्ट सेल्स किया करती थी, जिस कंट्री में करती थी वहां का जाके एक ऑनलाइन लॉयर पकड़ा और उस लॉयर से बोला भाई बता क्या करना है सेल्स टैक्स का। अच्छा, उसने जल्दी जल्दी में बोल दिया कि भाई सेल्स टैक्स इज एप्लीकेबल इफ अ कंपनी हैज अ फिजिकल एंड इकोनॉमिक प्रेजेंस इन द कंट्री। एंड का मतलब क्या हुआ, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। तो उसने बोला यार मेरी तो फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं ओवरसीज कंट्री के अंदर, मेरी तो सिर्फ गुड्स बिकती हैं वहां पे, फिजिकल प्रेजेंस कोई नहीं है, मेरा कोई ऑफिस नहीं खुला हुआ। तो उसने बोला भाई मेरे ऊपर तो सेल्स टैक्स की कोई इंप्लीकेशन है ही नहीं, सामान बेचे जाओ बेचे जाओ, कोई सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। बेहतरीन। हाउएवर, हाउएवर समझते हैं आप लोग? हाउएवर का मतलब होता है कहानी पलट गई। द टैक्स लॉ स्टेटेड that the companies were subject to sales tax if they had a physical और इकोनॉमिक प्रेजेंस। और ने सारी गेम बर्बाद कर दी। या तो आपकी फिजिकल प्रेजेंस हो या आपकी इकोनॉमिक प्रेजेंस हो, दोनों किसी केसेस के अंदर या था, ये एंड नहीं था, ये या था और। तो इस और ने ये समझाया कि भाई फिजिकल हो या इकोनॉमिक हो, दोनों केसेस के अंदर आपके ऊपर क्या हो सकती है, सेल्स टैक्स की इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। Therefore, at 31st December X7, Robel Company has realized that a liability for a sales tax has existed for a previous 10 years. 10 साल बाद जाके उनको पता लगा कि अबे शिट हो गया भाई, शिट हो गया भाई, ये सेल्स टैक्स की तो अपनी लाइबिलिटी बनती है। किसी अच्छे अकाउंटेंट के साथ बैठे, उसने समझाया बेटा क्या क्या कर रहे हो तुम, ये एंड और का तो हमें बचपन में पढ़ाया जाता था कि एंड और में फर्क होता है। तुम्हें समझ में नहीं आई कि बात, 10 साल से सामान बेच रहे हो, पता ही नहीं सेल्स टैक्स की इंप्लीकेशन है, लेकिन कह रहा भाई अब आ गई समझ में, तो अब आ तो गई है, अब क्या करें। Robel company has never collected sales tax or filed sales tax returns in the overseas country. अच्छा, हमें क्यों के लगता था कि यार हमारी गुड्स के ऊपर तो सेल्स टैक्स लगेगा ही नहीं, तो हम कभी किसी कस्टमर से सेल्स टैक्स कलेक्ट भी नहीं करते थे, यानी टेक्निकली कस्टमर को सामान सस्ता बेचते थे। भाई नॉर्मली क्या होता है कि एक कंपनी अगर 100 रुपए की प्राइस डिसाइड करेगी और 13 रुपीज सेल्स टैक्स है, तो 100 + 13 करके कस्टमर को सामान पड़ता है 113 का। कंपनी को 100 ही मिलते हैं, लेकिन कस्टमर को सामान पड़ता है महंगा। अब ये लोग अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगाते नहीं थे, तो 100 रुपए का सामान प्लस 0 सेल्स टैक्स, 100 रुपए का सामान कस्टमर को पड़ता था। उनको तो उतने ही पैसे मिले जितने मिलने चाहिए थे, लेकिन कस्टमर को चीज पड़ गई सस्ती। यानी आज तक कस्टमर से सेल्स टैक्स कलेक्ट किया नहीं है, ना कलेक्ट किया, ना कभी रिटर्न शिटर्न फाइल किया ओवरसीज कंट्री के अंदर। टाइट चल रहे हैं सब लोग। इसका मतलब अब अगर टैक्स देना पड़ा तो अपनी जेब से देना पड़ेगा। कहते हैं Rubel company has never been contacted regarding sales tax by tax authorities in the overseas country. अच्छा, वहां के टैक्स अथॉरिटीज वाले भी बिल्कुल गुम चल रहे हैं। एफबीआर और सेल्स टैक्स की बात हो रही है, सही। तो वहां के जो सेल्स टैक्स अथॉरिटीज हैं वो भी बिल्कुल बिल्कुल खामोश चल रहे हैं। मतलब किसी ने बोला कि भाई सर ये मतलब ऐसा पाकिस्तान वाला केस लग रहा है, बिल्कुल मुझे लग रहा है पाकिस्तान से सीख के गए और फिर सवाल इन्होंने वहां पे जाके बनाया है
ओवरसीज कंट्री पाकिस्तान ही थी, टैक्स अथॉरिटीज ने आज तक पूछा ही नहीं सवाल। अब रूबल कंपनी के डायरेक्टर्स क्या कह रहे हैं, रूबल कंपनी देयरफॉर कंसीडर्स दैट द रिस्क ऑफ डिटेक्शन बाय टैक्स अथॉरिटीज इज वेरी लो। बोले आज तक पकड़े गए नहीं ना, तो अब क्यों पकड़े जाएंगे। However, if the taxation authorities knew about ruble companies' activities, it is probable that ruble company would be liable for uncollected sales tax, interest and penalties. भाई देखिए, सच बात ये है कि हमें अभी अभी पता चला है कि यार भंड हो गया, और इस प्रॉब्लम से ये अल्टीमेटली होगा कि हो सकता है हमें 10 साल की सेल्स टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इंक्लूडिंग पेनल्टीज पे ऑफ करनी पड़ जाए टैक्सेशन अथॉरिटीज को। तो एक प्रोबेबल आउटफ्लो क्रिएट हो गया। बट रूबल कंपनी ये कहती है कि सर हम तो नहीं समझते कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर टैक्स अथॉरिटीज ने आज तक नहीं पकड़ा तो अब क्या पकड़ेंगे। तो देर आर वेरी लो चांसेस कि हम पकड़े जाएं, देर आर वेरी लो चांसेस कि हम पकड़े जाएं। ऑल्दो अगर पकड़ लेंगे तो बचा देंगे, लेकिन लगता नहीं है भाई हमारे, बस हम नहीं पकड़े जाते यार। अब मेरा आपसे सवाल है भाई, सिंपल, सब लोगों से, प्रोविजन बनाए या नहीं बनाए। प्रोविजन बनता है यहाँ पे एक फ्यूचर प्रोबेबल आउटफ्लो का, एक फ्यूचर पोटेंशियल लाइबिलिटी का, या नहीं बनता। आप कहते हैं सर जान दो, सर जाने दो या आने दो। एक कोई कह रहा है भाई सर बनता तो है, बनता है भाई। अच्छा, बाकी लोग क्या कहते हैं यार, बनाए प्रोविजन या नहीं बनाए प्रोविजन। हमें IAS 37 के कॉन्टेक्स्ट में आंसर करना है, तो करें या जान दें। सब लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं बढ़ता मैं आगे। बताइए जी। हसन कहते हैं सर प्रोबेबल आउटफ्लो है, रिलायबल एस्टिमेट भी है, लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है या नहीं है, दैट्स द क्वेश्चन। ओके, अहमद हैज गिवन अ वेरी गुड आंसर। भाई देखिए, बात आप लोग सब लोग सही कह रहे हैं, सब लोग सही कह रहे हैं सर। बात अंदाजा थोड़ी लगाना है कि पकड़े जाएंगे या नहीं जाएंगे। सर बात ये है कि IAS 37 के अंदर रहते हुए प्रोविजन बनता है, और IAS 37 के अंदर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल आउटफ्लो और रिलायबल एस्टिमेट होना जरूरी है। ऐसा ही है। अगर हम बात करें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की, तो IAS 37 में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लीगल ऑब्लिगेशन की वजह से क्रिएट हो सकती है। IAS 37 में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लीगल ऑब्लिगेशन की वजह से क्रिएट हो सकती है। तो क्या यहां पे टैक्स को पे ऑफ करना एज पर लॉ क्या कोई लीगल ऑब्लिगेशन थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। भाई पकड़े जाएंगे या नहीं जाएंगे, दैट इज अनदर थिंग ना, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अकाउंटेंट कभी इस तरह थोड़ी अकाउंटिंग करता है कि पकड़े नहीं जाएंगे तो खैर है जाने दो, नहीं। आपके ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, और उस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की वजह से प्रोबेबल आउटफ्लो है। अगर पकड़े गए तो देने डन डस्टेड पड़ेंगे, बल्कि एज पर लॉ तो आपने देने ही देने। और रिलायबल एस्टिमेट भी निकलेगा, क्योंकि अनकलेक्टेड अमाउंट लेंगे आप, इसके अंदर आप ऐड करेंगे इंटरेस्ट इतने सालों का, वो जो भी आपका वैक शैक बनता होगा उस पर किया जा सकता है, या डिस्काउंट रेट जो चल रहा होगा उस पर, और प्लस पेनल्टीज, वो लॉ के अंदर लिखी हुई होंगी कि पेनल्टीज क्या है। इन सबको ऐड अप करेंगे तो रिलायबल एस्टिमेट आ जाएगा। रिलायबल एस्टिमेट इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो भाई मुझसे पूछा जाए तो मैं तो डेफिनेटली ये बोलूंगा सर, बेस्ड ऑन लीगल ऑब्लिगेशन, बेस्ड ऑन प्रोबेबल आउटफ्लो, बेस्ड ऑन रिलायबल एस्टिमेट प्रोविजन बनता है। हमें IAS 37 भी समझाना पड़ेगा, और इस केस के अंदर होना क्या चाहिए ये भी समझाना पड़ेगा, सब समझाना पड़ेगा। क्लियर होती है बात? फिर अगर आगे चलें, अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ जरा सेल्स टैक्स। तो कहते हैं रोबल कंपनी कंसिडर्स that the tax authorities would settle for an amount less than the full liability if full disclosure was made। कह रहे यार अब एक आइडिया ये है कि यार अगर हम खुद से चल के टैक्स अथॉरिटीज को बता देना कि यार देख अपनी जो है ना ये भंड हो गया अपने से, अपने को इतनी नॉलेज, अकाउंटेंट्स तो हम रखते नहीं थे, तो हम लोगों ने बेवकूफ़ी ये की कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने साथ रखा नहीं, और ये बात हम समझे कि भाई फिजिकल एंड इकोनॉमिक प्रेजेंस होनी चाहिए, वो लिखा हुआ और था। तो अब मसला ये है कि भाई अब क्या करें। अब देखो हम तुम्हें खुद से बता रहे हैं कि हमारी लाइबिलिटी विद इंटरेस्ट विद पेनल्टीज इतनी बनती है, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर खुद से दे रहे हैं, तो यार आपको हमें डिस्काउंट तो देना चाहिए ना यार, डिस्काउंट तो दो इसके अंदर।
Rural company considers that the tax authorities would settle for an amount less than the full liability if full disclosure was made, as it was widely understood that the taxation authority would look back no more than 7 years to determine the amount of sales tax due. रूबल कंपनी का अंदाजा है कि यार पता है 10 साल की लाइबिलिटी नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी, पहली बात तो हम खुद से जाके फुल डिस्क्लोजर दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हम टैक्स वालों को ये बोलेंगे कि भाई देख, बाय लॉ हमें 7 साल के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है सेल्स टैक्स लॉ के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, आप 7 साल से पीछे तो देख ही नहीं सकते यार, आप क्या आप थोड़ी देख सकते हो यार, ये तो गलत बात है। वो कह रहे भाई द टैक्स अथॉरिटीज कैन रीक्लेम एज पर लॉ, द टैक्स अथॉरिटीज कैन रीक्लेम एनी सेल्स टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम प्रायर ईयर्स। कह रहे हमारा हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि वो 7 साल से पीछे नहीं देखेंगे, लेकिन लॉ क्या है? लॉ बजाते खुद ये है कि हम जितना पीछे देखना चाहें देख सकते हैं और कोई भी अनपेड अमाउंट हम निकलवा सकते हैं आपसे। अभी भी क्या आपको लेस देन प्रोबेबल आउटफ्लो लगता है? क्या लेस देन रिलायबल एस्टिमेट की बात लगती है? आई डोंट थिंक ये वाली जो बात है ना वाइडली अंडरस्टूड, दिस इज अ जजमेंटल बात कि कितना वाइडली अंडरस्टूड है कि 7 साल से पीछे लुक बैक करने की इजाजत नहीं है। अपेरेंटली तो व्हाट सीम्स के लुक बैक किया जा सकता है। तो ये वाली चीज आई डोंट थिंक इट शुड अफेक्ट रिलायबल एस्टिमेट, इट शुड नॉट अफेक्ट रिलायबल एस्टिमेट। बात समझ में आ रही है? मेरे हिसाब से तो फुल 10 इयर्स की लाइबिलिटी का प्रोविजन बनना चाहिए। अब टैक्स वाले को बताना है या नहीं बताना, ये मेरा स्कोप नहीं है। ये आपका टैक्स प्लानर आपको बताएगा, टैक्स एक्सपर्ट आपको बताएगा कि टैक्स की फाइलिंग किस तरीके से करनी है, रेट्रोस्पेक्टिव फाइलिंग किस तरीके से करनी है। फ्रॉम एन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट आई वुड से कि दादा बताना तो पड़ेगा, बगैर बताए काम नहीं चलेगा। मुझे बताएं, बात समझ में आ रही है सब लोगों को? मुझे बताइए, बात समझ में आ रही है सब लोगों को? क्लियर करें, सब लोगों को बात समझ में आ रही है? तो भाई कंक्लूजन अपने क्या निकल रहा है कि प्रोविजन तो बनाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, ये बड़ी सही बात अहमद ने अभी की। देखिए, प्रूडेंस, यू शुड नॉट नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड योर लाइबिलिटीज, never try to understate your liabilities. Whenever there is a point that your liabilities may get understated due to any reason, you don't like to do that until and unless कि आपके पास इतनी sufficient बात हो कि यार नहीं, ये तो कंफर्म है, इतना तो देना ही नहीं होगा, 10 साल का तो कंफर्म है देना ही नहीं होगा। until and unless there is a confirmation कि यार इतना पैसा तो देना ही नहीं देना होगा, बिल्कुल भी नहीं देना होगा, you should always be prudent and never try to understate your liabilities. That is the whole point. Yeah. अच्छा, साथ साथ मेरे ख्याल से इनकम टैक्स भी पढ़ लेते हैं एंड देन वील रश टूवर्ड्स द आंसर, आई वुड से। सही है, तो इनकम टैक्स पढ़ लेते हैं, जरा सुनिएगा। अच्छा, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स मुख्तलिफ होता है, आई मीन you should know that. On 31st December X7, legal proceedings were started against Robel Company by the tax authorities in the same overseas country for unpaid income tax. ओए होए, ये जब होता है ना, आपके कभी बुरे दिन आते हैं ना तो एक साथ आते हैं। कभी का ऐसा नहीं होता कि इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर बुरे दिन आते हैं। अनफॉर्चुनेटली अपनी जिंदगी का मामला ये है कि जब बुरे दिन आते हैं तो अबे यार एक साथ ही आ जाते हैं बिल्कुल। अब क्या हुआ, सेल्स टैक्स का उसको पता लग गया था, और पीछे ही गेम ये है कि इनकम टैक्स वालों ने इनको नोटिस भेज दिया है और उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिए। वो कह रहे हैं कि आपने आज तक कुछ इनकम टैक्स कम पे ऑफ किया हुआ है। अच्छा, हमारा मसला ये है कि हमें ये पता है कि हमें सेल्स टैक्स तो हमने पे किया ही नहीं। टैक्स वाले हमारे सेल्स टैक्स के पीछे अभी नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं आपने इनकम टैक्स पे नहीं किया। क्या चल क्या रहा है ये, क्या चल रहा है ये? Rubel company disputes the fact that it owes income tax as it has always paid this tax on time. अच्छा, बात तो सही है भाई, आपको कोई प्रोविजन, कोई लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है इफ यू हैव सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अवेलेबल कि भाई मैंने टैक्स पूरा पे किया है, जितना बनता था उतना पे किया है। अगर आप समझते हैं कि आपने सारा टैक्स पे किया हुआ है, आपके पास रिसीट्स हैं, आपके पास चालान्स हैं, तो आई डोंट थिंक यू शुड बी क्रिएटिंग अ प्रोविजन। या Rubel company considers this that it is just coincidence that these proceedings have commenced and does not relate to the sales tax issue.
ये जो बात थी ना कि सेल्स टैक्स हमने नहीं दिया हुआ, इनकम टैक्स वो मांग रहे हैं, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, यानी टैक्स अथॉरिटीज को अभी तक हमारे सेल्स टैक्स का भंडा पता नहीं है। एंड फ्रॉम आवर साइड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि यार हमने टैक्स पूरा का पूरा पे किया हुआ है। कहते हैं रूबल कंपनी कंसिडर्स दैट देयर इज लिटिल चांसेस ऑफ द इनकम टैक्स सक्सीडिंग। अच्छा, देयर आर लिटिल चांसेस ऑफ द इनकम टैक्स लीगल प्रोसीडिंग सक्सीडिंग, शुड वी क्रिएट अ प्रोविजन? यहीं से क्लियर हो रहा है प्रोविजन बनाना है या नहीं बनाना। बनाए कि ना बनाए? भाई क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? बिल्कुल है, टैक्स की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है। सवाल, क्या रिलायबल एस्टिमेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या प्रोबेबल आउटफ्लो है? सर प्रोबेबल आउटफ्लो नहीं है। देखिए, आप जबरदस्ती थोड़ी हर बार प्रोविजन बनाते रहे यार, भाई नहीं है ना प्रोबेबल आउटफ्लो। उन्होंने अपने लॉयर को बुलाया, टैक्स एक्सपर्ट को बुलाया, सारे डेटा इकट्ठा किया, और फिर वो ये कह रहे हैं कि यार द चांसेस ऑफ दिस केस सक्सीडिंग इज वेरी लो, और इसका ताल्लुक कोई सेल्स टैक्स से नहीं है, तो आप उस प्रोविजन को अलग रखें और इस प्रोविजन को अलग रखें, दोनों को नेट नहीं कर सकते आप, हैं? तो आप ये नहीं कह सकते कि यार हमें इनकम टैक्स में प्रोविजन नहीं बनाना चाहिए, सेल्स टैक्स में बनाना चाहिए, तो दोनों को नेट कर लेते हैं। इट डजंट मेक एनी सेंस, दोनों अलग अलग चीजें। या in any event, Rubble company considers that it cannot measure any potential income liability as in its opinion none exist. वो कह रहे हैं हम कोई रिलायबल एस्टिमेट नहीं लेकर आ सकते, इसलिए नहीं लेकर आ सकते बिकॉज हमारी लाइबिलिटी बनती नहीं है, हमने सब पे कर दिया। तो भाई मेरा कंक्लूजन तो यही है, आप लोग भी जरा सब लोग कंफर्म कर दें, प्रोविजन बनावे हो या नहीं बनावे हो। आई वुड से नो, डेफिनेटली इट्स अ क्लियर कट नो, डोंट मेक अ प्रोविजन। या तो अगर मेरे दोस्तों सब लोगों को ये बात समझ में आती है, तो आई हैव रिटन एन आंसर अगेन फॉर दिस, और हम उसको रेफर करते हैं, हम देखते हैं कि जो हम बातें कर रहे हैं समझ समझ के क्या वो लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते। अहमद अवान बेहतरीन भाई, तुम ले गए मार्केट, तुमने याद दिलाया सर कि ये बात तो है, लेकिन क्या इसका डिस्क्लोजर दे सकते हैं एज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी? डेफिनेटली भाई, लाइबिलिटीज को कभी छुपाना नहीं चाहिए, लाइबिलिटीज में तो बात बात में आप लोग कह दिया करें डिस्क्लोजर दे दो, डिस्क्लोजर जरूर देना चाहिए। whenever it's possible for you to give a disclosure, give a disclosure. This is good. This should be reported as a contingent liability without financial effect, क्योंकि हमें reliable estimate तो है नहीं हमारे पास। Excellent point. आ जाए जरा, कहते हैं भाई according to IS 37, a provision shall be recognized when all of the following conditions have been met. आप सब लोगों को पता है कि मेरा आंसर देने का स्टाइल सबसे पहले ये है कि दो सुनहरे अल्फाज अकॉर्डिंग टू, और इस अकॉर्डिंग टू के मुताबिक फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी मेट इन ऑर्डर टू रियलाइज अ प्रोविजन, क्रिएट अ प्रोविजन. There must be present obligation arising as a legal obligation or a constructive obligation. A constructive obligation is an obligation which is based on past published policies or past practices. There can be probable outflow, more likely to happen than not, and then there is reliable estimate, management का best estimate होता है. Now whenever there is present obligation, probable outflow and reliable estimate, you should be creating a provision. It is as simple as that. IS 37. पहले हमने IS 37 डिफाइन किया, देखो 10 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, और अगर 10 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है और उसके अंदर तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यू आर लूजिंग डेफिनेटली 2-3 मार्क्स। एंड 2-3 मार्क्स लूज करने का मतलब ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली आपके सिर्फ 97 आएंगे और आप लोग आके शोर मचा देंगे कि सर मेरे 97 क्यों आए, आई वांटेड मोर, आई डोंट वांट दिस टू हैपन। या सो in this case, although the taxation authorities have not yet discovered a potential tax evasion, and then the risk of detection is very low. If you see, this is mentioned in the question. Yeah, risk of detection is very low. However, from an accounting point, a liability should be recognized. Sales tax के लिए हमने conclude किया था भाई टैक्स वाले पकड़े या ना पकड़े, accounting point of view से liability जरूर recognize होनी चाहिए. That's the whole point. There is a legal obligation since the company has economic presence in the overseas country, and therefore first criteria of IS 37 are met. It is a present obligation. Accordingly, the probability of outflow in case of taxation authorities come to be known about is certain. Yeah. So it's clear कि आपकी इकोनॉमिक प्रेजेंस और फिजिकल प्रेजेंस में और वाला लफ्ज था, एंड देयरफॉर आपकी टैक्स लीगल ऑब्लिगेशन बनती थी, एंड देयरफॉर अगर आपकी लीगल ऑब्लिगेशन बनती थी तो उसके अगेंस्ट प्रोविजन जरूर बनना चाहिए. Furthermore, a reliable estimate needs to be made. It's mentioned that the tax authorities can reclaim any sales tax liability for previous years.
Taxable activities commenced for 10 years, since 10 years ago. So a reliable estimate needs to be made for the entire duration. A judgment needs to be made regarding the widely understood assumption that the sales tax authorities would not look back more than 7 years. You need to test this assumption कि यार ये जो 7 साल से पीछे ना जाने वाली बात है ना, इसमें कोई वजन है या नहीं है, चांसेस हाईली लाइकली हैं या नहीं है. It needs to be something within the law to support this assumption. अगर लॉ में लिखा हुआ है कि 7 साल पहले की रिकवरी नहीं कर सकते, फिर तो बात समझ में आती है, वरना बात समझ में नहीं आती. This should be treated as a retrospective restatement as a prior period error under IAS 8. Definitely इसके अंदर IAS 8 की implication भी आती है, क्योंकि पिछले 10 साल की चीज भूले हो तो IAS 8 वाली लाइन भी डालनी चाहिए. IAS 8 के ऊपर तुम देखो, मैंने एक लाइन से ज्यादा नहीं लिखा. वो इस वजह से नहीं लिखा बिकॉज IAS 8 का रिक्वायरमेंट नहीं है. रिक्वायरमेंट में क्लियरली IAS 37 के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था, तो मैंने IAS 37 बताया. However, इतना क्लियर कट जब सिनेरियो हो और आप IAS 8 को ना रेफर कर रहे हो तो ये भी ज्यादती है. इसका एक मार्क हो सकता था छुपा हुआ, मार्किंग स्कीम में कहीं होता और वो आपको मिल सकता था, तो मेंशन जरूर करना चाहिए. राइट, आगे आते हैं. इनकम टैक्स कहते हैं भाई, इनकम टैक्स अगेन इज अ लीगल ऑब्लिगेशन. Therefore, if the amounts are unpaid, then it is a present obligation. If the amounts are unpaid, then it is a present obligation because it is required by law to pay income taxes. However, if there is sufficient evidence available that the amounts have already been paid, then no liability should be recognized. Hence, if the probability of outflow is less likely to happen and a reliable estimate cannot be made, then no provision should be recognized. If the outflow is possible, then at least a contingent liability should be disclosed. ये वाली बात आप जरूर कर सकते हैं. मुझे बताएं, सब लोगों को ये आंसर समझ में आता है? मेरी बात भी समझ में आनी चाहिए, आपको आंसर भी समझ में आना चाहिए. आप ऐसे लिख रहे होंगे जैसा ये आंसर है, बल्कि आई एम वेरी श्योर आप मुझसे तो बेहतर ही लिखेंगे ना, इंशाल्लाह. ऐसा ही है. जो किसी ने बोला सर यस, यस का मतलब आप मुझसे बेहतर लिखेंगे. आई विल बी वेटिंग. सही है ना? What I don't try to write when I write answers for you guys, I don't focus कि यार वो बड़ी कोई अच्छी अंग्रेजी और ये सब करें. I try to make it like यार जब कोई और पढ़े तो उसको ना easily understood हो जाए, उसके लिए कि सवाल का context और आंसर का context थोड़ा similar लगे और उसको लिखने के अंदर structure में बहुत help हो. That is how I try to write brief answers. I don't go in detail. That's the whole point. Yeah. Part number C, again for 8 marks, a lot of marks there again. Discuss, you need to discuss 3 bullet points. 3 bullet points हैं, तो 3 parts में आंसर करते ज्यादा बेहतर है, एग्जामिनर के लिए मार्किंग आसान हो जाएगी. या पहला पार्ट, the advantages for the users of financial statements of applying a single historic fixed exchange rate in the financial statements of Rubel company. अच्छा, ये कुछ एडवांटेजेस के ऊपर बात की हुई है. ये हम सिनेरियो पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा. ये हिस्टोरिकल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाली बात की है ना, अभी सिनेरियो पढ़ के समझते हैं. कम से कम एक रिक्वायरमेंट और पढ़ते हैं. Whether this is acceptable practice under IFRS standards. IFRS के मुताबिक जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रपोज की गई है सवाल के अंदर, वो IFRS के मुताबिक है या नहीं है. Whether it would enhance the usefulness of financial statements if the foreign exchange gains or losses on overseas deposits were recognized in other comprehensive income. तो ये एक बिल्कुल सेपरेट पार्ट है. तो हम फोकस करते हैं पहले फर्स्ट 2 के ऊपर. सिनेरियो पढ़ते हैं. Rubel company has a substantial deposit in currencies other than its functional currency. Pure IAS 21 नहीं पढ़ा हुआ ना तो पढ़ लें. IAS 21 आपको समझाता है लोकल करेंसी क्या है, फंक्शनल करेंसी क्या है, प्रेजेंटेशन करेंसी क्या है, सब कुछ बताता है आपको. फॉरेन करेंसी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात. तो कहते हैं भाई, रूबल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि फॉर एग्जाम्पल बेस्ड है, मैं मिसाल ले रहा हूं, बेस्ड है दुबई के अंदर, लेकिन उसके पास बहुत सारी करेंसीज के अंदर डिपॉजिट्स हैं. USD है, यूरो है, GBP है, इसके अंदर वो कह रहे हैं डिपॉजिट्स हैं. सही. अच्छा, अगर आपके पास फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स हैं तो ये फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स अंडर IAS 21 ये बनते हैं मॉनेटरी आइटम्स. और मॉनेटरी आइटम्स के लिए IAS 21 ये कहता है कि ये हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर मार्क टू मार्केट होंगे.
यानी इनको मार्क टू मार्केट तो नहीं कहते, बल्कि IAS 21 के अंदर कहते हैं इनको रीट्रांसलेट करना पड़ेगा, और जो भी गेन या लॉस आएगा रीट्रांसलेशन का वो रिकॉग्नाइज होगा पीएनएल के अंदर। ये डिपॉजिट्स के लिए या हर मॉनेटरी आइटम के लिए रिक्वायर्ड है। ऑलराइट, अगर हम एक काम ये करें कि हम थर्ड वाले का आंसर पहले दे दें, क्योंकि हमने ऊपर वाली बात पढ़ ली है, तो भाई रूबल कंपनी के पास फॉरेन करेंसी के डिपॉजिट्स हैं। IAS 21 कहता है कि यार फॉरेन करेंसी के अगर आपके पास डिपॉजिट्स हैं तो ये मॉनेटरी आइटम है, एंड अकॉर्डिंग टू IAS 21 हर मॉनेटरी आइटम को रीट्रांसलेट करना जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर ये ईयर 0 है और आपकी जेब में $100 पड़े हैं और उस वक्त रेट था ₹100 पर डॉलर का, तो आपकी बुक्स में रिपोर्ट होंगे ₹10,000 लेट्स सपोज। एक साल के बाद अगर आपके पास $100 ही हैं और इसका रेट हो चुका है ₹200 पर डॉलर, तो आपको अपने कैश डिपॉजिट्स को रिपोर्ट करना है 20,000 के ऊपर। यानी आपके जो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स हैं वो ₹10,000 से उठ के 20,000 हो जाएंगे, बिकॉज डॉलर का रेट बढ़ चुका है। एंट्री क्या बनेगी, आप डिपॉजिट्स को डेबिट कर देंगे जी अकॉर्डिंग टू IAS 21, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। लॉस आए गेन आए रीट्रांसलेशन के ऊपर, मॉनेटरी आइटम्स का रीट्रांसलेशन गेन या लॉस पीएनएल के अंदर जाता है। अब वो ये पूछ रहे हैं वेदर इट वुड एनहांस द यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ द फॉरेन एक्सचेंज गेन्स और लॉसेस ऑफ रूबल कंपनीज ओवरसीज डिपॉजिट्स वर रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एक समझ लो सॉर्ट ऑफ करंट इशू है। वो पूछ रहे हैं कि यार क्या ये बेहतर ना होता कि हम ये पीएनएल क्रेडिट करने के बजाय या डेबिट करने के बजाय हम यही इंपैक्ट रिपोर्ट करते ओसीआई के अंदर। देखिए अब ये डिबेटेबल बात है मेरे हिसाब से। तो मॉनेटरी आइटम वो आइटम होता है विच इज रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, यानी वो आजकल की चीज होती है, और अगर आजकल की चीज के ऊपर कोई गेन या लॉस आ जाए तो उसको पीएनएल में जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये लॉजिक सही, डिबेटेबल है। हाँ, ओसीआई के अंदर भी जाने वाले जो प्रोपोनेंट्स होंगे ना वो सही ही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। देखिए ना, फॉरेन करेंसी के ऊपर कोई भी गेन आए या कोई भी लॉस आए, ये वॉलेटिलिटी की वजह से आता है। मिसाल के तौर पे एक कंट्री थी, यानी आपकी कंट्री के अंदर 10 साल से रेट चल रहा था ₹100 पर डॉलर का। एक साल 2020 के अंदर कोविड की वजह से एक साल डॉलर का रेट स्पाइक किया, आपने गेन रिकॉर्ड कर लिया अपनी बुक्स में। हाँ, आप अपने पीएनएल के अंदर गेन ले गए, लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ आपका रेट वापस फॉर एग्जांपल ₹100 पर डॉलर के ऊपर एक्सचेंज रेट आ गया। टेम्पररी वॉलेटिलिटी की वजह से एकदम से आपने अपनी बुक्स के अंदर गेन रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन यही गेन अल्टीमेटली अगले पीरियड में रिवर्स हो रहा होगा जब आप 20,000 को वापस 10,000 के ऊपर लेकर आएंगे। तो इसका मतलब ये भी तो है ना कि यार एक पीरियड में जो गेन आया वो अगले पीरियड में रिवर्स होने वाला है। तो क्या ये बेहतर नहीं था कि ऐसी वॉलेटिलिटी वाली चीज को अपनी ऑपरेटिंग इनकम से दूर रखा जाए, पीएनएल से बाहर निकाल के रखा जाए और इसको ओसीआई में रख दिया जाए? डिबेटेबल है, जजमेंट लेनी। तो वेदर इट वुड बी यूजफुल, इट वुड बी यूजफुल, मेरे हिसाब से यूजफुल होगा। क्यों यूजफुल होगा? क्योंकि आपकी पीएनएल में से वॉलेटिलिटी हट जाएगी और ऑपरेटिंग इनकम्स क्लियरली ट्रांसपेरेंटली रेलेवेंस के साथ शो हो रही होंगी। हाँ, अब इसके अंदर फर्दर सवाल ये निकल सकता है, ये वेदर इट वुड बी यूजफुल के अंदर ही ये सवाल निकल रहा है कि फिर सवाल ये है कि क्या ओसीआई के अंदर रिवर्सल्स अलाउड होंगे या नहीं होंगे। हाँ, या मिसाल के तौर पे जब मैं ये डिपॉजिट्स बेच दूंगा अल्टीमेटली जाके, तो जब मैं ये डिपॉजिट्स अल्टीमेटली बेच दूंगा जाके, तो जो मेरी ओसीआई या इक्विटी के अंदर जो गेन या लॉस क्यूमुलेट हुआ हुआ होगा, क्या ये वापस पीएनएल के अंदर शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सवाल तो ये भी है। भाई आपके डिपॉजिट्स है ना, कल आपने डिपॉजिट सेल कर दिए, तो वो जो इक्विटी के अंदर गेन या लॉस क्यूमुलेट हुआ हुआ होगा वो किधर जाएगा? सवाल तो बनता है, सवाल तो बनता है भाई। तो ये सिर्फ आप ये देख रहे ना, ये 8 मार्क्स वाली रिक्वायरमेंट एक जेनेरिक रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में कहीं डिस्कशन हुआ हुआ नहीं है किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। ये एक जेनेरिक सी रिक्वायरमेंट है। अक्सर एसवीआर जैसे लेवल के पेपर के अंदर ऐसी चीजें आती हैं जिसके अंदर एग्जामिनर आपसे ऐसे अल्फाज, ऐसे सवाल पूछता है विच इज जस्ट बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए होती, कॉमन सेंस चाहिए होता है। तो तभी आपको डिस्कस बोला। अगर इसका आंसर भी देख लें बेटा, पहले IAS 21 रेफर किया मैंने। अकॉर्डिंग टू IAS 21 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड मॉनेटरी आइटम्स इज टू
retranslate them based on closing date exchange rates at the balance sheet date. Exchange differences arising thereon shall be recognized in profit or loss, right? It can be argued that the impact of foreign exchange differences should be recognized in OCI. These are fluctuations that might be reversed at a future date, and therefore it is useful. It might be useful, would भी नहीं लिखना चाहिए, it might be useful for investors. ये जो बात है ना बेटा, SBR दे रहे हो ना, तो इन्वेस्टर्स का लफ्ज अपने आंसर के अंदर डालना सीखो. जरूर इन्वेस्टर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया करो. आप तो है ही इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, यही तो करंट इशू है आपका. बस फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, वॉलिटिलिटी जब वो पीएनएल में देखता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो उसको पता नहीं लग पाता मैंने वाकई में कमाया कितना है. तो इट्स बेटर दैट कि वो ओसीआई में चला जाए. It would be useful for investors if such temporary volatility is kept out of the realized incomes of profit or loss statement. However, then the question would be that if such impacts can be later reclassified into P&L or not. Right? Hassan कहते हैं, can we record in accordance with IFRS 9 long-term investments measured on fair value through OCI? No. No, beta. This is wrong. भाई, देख, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो पहली बात ये है नहीं. दूसरी बात ये है यार, देख यहाँ पे बात ये नहीं हो रही कि बेस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है. तुम्हारी बात सही है. देखो, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं, बॉन्ड्स हैं तो फाइनेंशियल एसेट ही, ये जाएंगे तो अल्टीमेटली आईएफआरएस 9 के अंदर. अग्रीड. लेकिन यहाँ पे आईएफआरएस 9 का सवाल नहीं है, यहाँ पे करेंसी ट्रांसलेशन का सवाल है. देखो, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है पाकिस्तान में और एक कंपनी है यूएस में, इसकी सब्सिडरी. अच्छा, पाकिस्तान, या चलो ये कहानी भूलते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचो. पाकिस्तान में एक कंपनी है और उसने यूएस के बैंक के अंदर कुछ डिपॉजिट्स रखे हुए. अच्छा, इसकी अकाउंटिंग तो अंडर आईएफआरएस 9 ही है. मिसाल के तौर पे एक अकाउंटेंट इस पाकिस्तानी कंपनी ने हायर किया हुआ है, सारी अकाउंटिंग आईएफआरएस 9 के मुताबिक ही होगी इस इन यूएस डिपॉजिट्स की. फॉर दैट आई हैव नो डाउट्स. और अल्टीमेटली पाकिस्तानी कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये डिपॉजिट्स को रिपोर्ट करना है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं रुपीस में. तो मुझे इस डॉलर वाले डिपॉजिट को, जो कि ट्रीट हुआ हुआ है अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस 9, इस डॉलर वाले डिपॉजिट को रुपीस में कन्वर्ट करना है. डॉलर वाले डिपॉजिट को रुपीस में कन्वर्ट करना है. तो ये जो बात चल रही है ना, पूरा सवाल ये चल रहा है कि ये जो ट्रांसलेशन हो रही होगी, इसके ऊपर बहस है. बहस ये नहीं है कि आईएफआरएस 9 में अकाउंटिंग है या नहीं, वो तो है ही. ट्रांसलेशन के वक्त क्या होगा ये बात हो रही है. अच्छा, ट्रांसलेशन के वक्त सिर्फ आईएस 21 अप्लाई हो सकता है. आईएस 21 के अंदर ओसीआई वाली कोई बात ही नहीं है. हाँ, वो तो कहते हैं मॉनेटरी आइटम का गेन या लॉस पीएनएल के अंदर लेके जाना है. क्या आर्ग्यूबल है? बिल्कुल आर्ग्यूबल है. क्योंकि जब मॉनेटरी आइटम्स का गेन या लॉस आप अपने पीएनएल में लेके चले जाते हैं, तो वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी, इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव अच्छा नहीं बनता कंपनी की बुक्स के बारे में. दैट इज ट्रू. मुझे सब लोग बताएं, क्या ये बात समझ में आती है आपको? लास्ट रिक्वायरमेंट मैंने पहले करा दी है, मुझे बताएं समझ में आती है आप लोगों को? वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, मुझे बताइए, बात समझ में आ रही है? I'll be happy to answer any questions if you have. Just let me know. No? Let's move forward. अच्छा, अब जो बाकी बातें हो रही है ना भाई, वो बाकी बातें हो रही हैं बिल्कुल सेपरेट. सही है, तो और से समझना. कह रहे हैं भाई, इट ऑल्सो हैज अ नंबर ऑफ ओवरसीज सब्सिडरीज. ओवरसीज सब्सिडरीज, अच्छा, ओवरसीज सब्सिडरीज की अकाउंटिंग ना आईएस 21 फॉरेन सब्सिडरीज के अंदर है. तो अभी हम डिटेल तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको समझा जरूर रहा हूं, इवन ताकि आपके ये बाद में भी काम आ सके. राइट? तो कहते हैं भाई, इट ऑल्सो हैज अ नंबर ऑफ ओवरसीज सब्सिडरीज वेयर द लोकल करेंसी इज यूज्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स which are then translated into the presentation currency under IAS 21 effects of changes in foreign exchange rates. भाई देखो, बेसिकली होता क्या है. मिसाल के तौर पे एक इंडियन कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर है ऑब्वियसली, और ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है रुपीस के अंदर. अच्छा, इसकी एक सब्सिडरी है जो कि फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर है, और ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है यूएस डॉलर के अंदर. हर कंपनी को अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाना जरूरी है ही है. तो अगर हर कंपनी को अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना जरूरी है ही है, तो वो तो बनाते होंगे. हम रुपीस के अंदर बनाते हैं, वो डॉलर्स के अंदर बनाते हैं.
अच्छा, पेरेंट कंपनी को क्या करना पड़ता है? पेरेंट कंपनी को एक एडिशनल सेट ऑफ कंसोलिडेटेड अकाउंट्स भी बनाने पड़ते हैं। अब अगर हमें कंसोलिडेटेड सेट ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं तो कंसोलिडेशन मींस टू क्यूमुलेट, मिलाना होता है कंसोलिडेशन के अंदर। लेकिन क्या रुपीस और यूएस डॉलर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपस में प्लस हो सकती हैं? आई मीन x plus x is 2x possible, but क्या x plus y possible है? No. So technically this is not possible. So what IAS 21 says is कि आपको अपनी फॉरेन सब्सिडरी को ट्रांसलेट करना पड़ता है, आपको अपनी फॉरेन सब्सिडरी को ट्रांसलेट करना पड़ता है पहले लोकल करेंसी के अंदर। मिसाल के तौर पे बैलेंस शीट को क्लोजिंग रेट के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है, पीएनएल को एवरेज रेट के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है, या ट्रांजैक्शन डेट के रेट के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। ये हम सब IAS 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे लोकल करेंसी के अंदर पहले कन्वर्जन होती है, यूएस वाली कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लोकल करेंसी में कन्वर्जन होती है और फिर पेरेंट के साथ उसको ऐड कर दिया जाता है। दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, तो कह रहे हैं भाई कि it has also a number of overseas subsidiaries where the local currency is used to prepare financial statements, which are then retranslated into the presentation currency under IAS 21. कहते हैं these countries often suffer fluctuation in exchange rates. So Robel company decided to eliminate the effect of exchange rate differences and presented financial information using a single historic exchange rate for the translation of international subsidiaries, which is not updated between periods. भाई यहां तक तो आपको समझ में आ गई ना कि भाई पेरेंट कंपनी की लोकल वैल्यू और फॉरेन सब्सिडरी को रीट्रांसलेट किया जाता है हर साल लोकल करेंसी के अंदर और फिर कंसोलिडेशन होती है। दैट इज द रूल ऑफ व्हाट कंसोलिडेशन सेज। अच्छा, इसमें ना मसला आ रहा है। मसला क्या आ रहा है जरा सुनना। वो ये कह रहे हैं कि भाई मिसाल के तौर पे FY22 के अंदर हमने सब्सिडरी कंपनी की एफएस को जो कन्वर्ट किया था अपनी लोकल करेंसी के अंदर, वो मिसाल के तौर पे किया था ₹80 पर डॉलर के ऊपर। सही। लास्ट टाइम उनकी जो भी एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस जो भी सब कुछ आ रही थी, हमने ₹80 पर डॉलर से डिवाइड किया था। सही है। एंड देयर फॉर हमारे पास एक, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी मिसाल ले रहा हूं कि मेरे पास मल्टीप्लाई किया था, मेरे पास ₹1000 मिलियन के एसेट्स आ गए थे। ठीक है। कह रहे हैं यार मसला ये है कि FY23 के अंदर अगर हम जाके देखें तो अब मुझे एस कंपनी की इस साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करना है, तो अब एक्सचेंज रेट आ चुका है मिसाल के तौर पे ₹60 पर डॉलर के ऊपर। और अब अगर मैं कन्वर्ट करके अपनी बुक्स के ऊपर लेकर आऊं तो मिसाल के तौर पे ये कुछ बन रहा है। मिसाल की मैं एक ऐसी मिसाल ले रहा हूं कि मेरे एसेट्स की वैल्यू बन रही है ₹750 मिलियन। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मसला क्या आ रहा है? रूबल कंपनी ये कह रही है यार देख टेंशन हो गई है भाई, मुझे सेम एसेट्स थे मेरी ओवरसीज सब्सिडरी के अंदर, पिछले साल भी सेम एसेट्स हैं इस साल भी। पिछले साल का कन्वर्जन रेट कुछ और था, इस साल का कन्वर्जन रेट कुछ और है। अच्छा, IAS 21 की मैं आपको नॉलेज दे दूं। IAS 21 कहता है कि जैसे अगर आप बैलेंस शीट ट्रांसलेट कर रहे हैं ना तो उसके लिए क्लोजिंग डेट का रेट यूज होता है। यानी पिछले साल क्लोजिंग डेट का रेट कुछ और था और इस साल क्लोजिंग डेट का रेट कुछ और है। तो अब क्योंकि इतनी वॉलेटाइल करेंसी है तो इस साल मेरे एसेट्स कुछ और वैल्यू के बन के आ रहे हैं। अब मेरे इन्वेस्टर्स, मेरे शेयर होल्डर्स मुझसे ये कह रहे हैं कि भाई कहां गए एसेट? पिछले साल तुमने कंसोलिडेशन करके बताया था कि तुम्हारे $1000 के, 1000 मिलियन के एसेट्स है सब्सिडरी के पास, अभी 750 के हैं, बाकी 250 के किधर गए? वो बोल रहा है भाई मैं समझा समझा के थक गया भाई, कहीं नहीं है, सारे एसेट्स वहीं पड़े हैं, एक्सचेंज रेट का मसला है। अच्छा, उसने एक बार इन्वेस्टर को समझाए नहीं समझे, 2 बार समझाए नहीं समझे, तो अब उस नई तिगड़म लेके आया है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है भाई आई विल यूज अ सिंगल हिस्टोरिक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ इंटरनेशनल सब्सिडरीज विच आई विल नॉट अपडेट बिटवीन पीरियड्स। अब मैंने तय कर लिया है कि मैं एक एक्सचेंज रेट उठाऊंगा और इसी एक्सचेंज रेट के ऊपर अपने सारी की सारी सब्सिडरी को सारी जिंदगी रिपोर्ट किया करूंगा, ताकि ताकि यानी मैं बेसिकली कांस्टेंट करेंसी बेसिस के ऊपर रिपोर्ट किया करूंगा, कांस्टेंट करेंसी बेसिस के ऊपर रिपोर्ट किया करूंगा। इसको कभी कभार किसी रियल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखोगे ना तो CCU लिखा हुआ होता है, कांस्टेंट करेंसी यूनिट्स।
तो क्या करती है वो, हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट्स के ऊपर जाके हम रिपोर्ट कर देते हैं ताकि कोई डिविएशन नजर ही ना आए, एक्सचेंज रेट की वजह से कोई डिविएशन नजर ना आए। बात समझ में आ रही है आप? अच्छा, क्या ये हरकत करने से इन्वेस्टर की नजर में फायदा होगा? What are the advantages for the users, investors? What are the फायदा for users of the financial statements of applying a single historic fixed exchange rate? क्या यूजर्स का कोई फायदा है कि हम सिंगल हिस्टोरिक एक एक्सचेंज रेट यूज करें? मेरे हिसाब से फायदा है। क्या फायदा है भाई? कंपैरिजन इजी हो जाता है। देखो ना, अभी खामाखाई में इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो रही थी। एसेट्स उतने ही हैं सब्सिडरी के पास जितने पहले थे, लेकिन क्योंकि एक्सचेंज रेट कम हो गया है तो आपके एसेट्स कम नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो कंपैरिजन इजी हो जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए। हम चीख चीख के बताएंगे कि इन्वेस्टर्स के लिए कंपैरिजन, कंपैरेबल रेशोज, देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, देयर क्रिटिकल डिसीजंस, ये बहुत आसान हो जाएंगे अगर सिंगल एक्सचेंज रेट यूज किया जाए, कांस्टेंट करेंसी बेसिस के ऊपर रिपोर्ट किया जाए, बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा सवाल था, क्या ये चीज अलाउड है अंडर आईएफआरएस? तो जवाब ये है नो। क्या आईएस 21 ये अलाउ करता है कि आप हर साल नए रेट के ऊपर अपनी बैलेंस शीट्स को रिट्रांसलेट ना करें, कांस्टेंट करेंसी इस्तेमाल कर लें? क्या आईएस 21 के अंदर अलाउड है? अलाउड नहीं है। फायदा है, अलाउड नहीं है। जब अलाउड नहीं है तो नहीं है। बात समझ में आ रही है? देखो जरा मैंने इसका आंसर कैसे लिखा, मैंने सब समझाई बात भाई। सुनो, according to IAS 21, group financial statements shall be prepared by translating the overseas subsidiaries financial statements using the prescribed exchange rate. IAS 21 में सब सेम चीज पढ़ी है हमने। For translation of balance sheet, closing date exchange rate is used, whereas for profit or loss, actual or average rate is used. Significant changes in currency rates can make it difficult to analyze trends or historical financial statements. Therefore, applying a single fixed exchange rate will help investors in thorough analysis. Most companies often disclose in management commentary. याद रखिएगा, आईएस 21 के अंदर तो अलाउड नहीं है कि आप कांस्टेंट करेंसी बेसिस फॉलो करें। कुछ कंपनीज एडिशनली रिपोर्ट कर देती हैं, आईएएस में रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन एडिशनली रिपोर्ट कर देती हैं। Most companies often disclose in management commentary the constant currency effect to make the financial analysis easier. It also helps investors in analyzing and concluding the actual earnings they had excluding the currency effect. सही है? Application under IFRS allowed है या नहीं है? However, this approach is not allowed under IAS 21. This standard requires assets and liabilities and profit or loss to be retranslated at the balance sheet date. While all arising exchange differences are recognized in OCI and accumulated under a translation reserve, if the above approach is applied, then whole financial statements may be understated or overstated and not in accordance with IFRS. सारी बातें लिख के बता दूं, मुझे बताएं बात समझ में आती है? So from my point of view, this is a very good question. 25 मार्क्स सॉलिड मार्क्स है जी, बड़े अच्छी चीजें इन्होंने कवर कर ली। मुझे सब लोग बताइए कि क्या आप सब लोगों को ये हमारे आज का सेशन समझ में आता है या नहीं आता? बताइए, खुल के बताइए, खुल के। क्लियर हो गया? सो नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू, आई वांट यू टू डू इज कि आप सवाल और आंसर को फिर से करिएगा। दिस टाइम राइट एन आंसर ऑन योर ओन and make sure that you write a better answer as compared to what I have written, right? So एक बेहतर आंसर लिख के लाएं, फिर बात होगी। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों, अब अगर कोई और सवाल आपके पास नहीं है तो जस्ट लेट मी नो, विल कॉल इट अ डे। एक सवाल है, अगर फॉरेन सब्सिडरी सेल करें तो कैश कम मिलेगा आफ्टर कन्वर्जन, बट एसेट्स हायर लिखे होंगे एंड दिस रिस्क इज विद अस, हमारे एसेट्स हैं, सो व्हाई रिपोर्टिंग सेम करेंसी इज एन एडवांटेज फॉर अस? नहीं यार, देखो आपकी बात बिल्कुल सही है। इसने बोला भाई सर, अगर हम आज खड़े होके अपनी कंपनी सब्सिडरी बेचते हैं तो कैश तो हमें कम ही मिलेगा ना, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू पुराने एक्सचेंज रेट पे ज्यादा नजर आ रही होगी, आज बेच देंगे लॉस हो जाएगा। ये बात तो हम रिपोर्ट ही नहीं करेंगे अगर कोई कंपनी कांस्टेंट करेंसी यूनिट्स को फॉलो करती है तो। यू आर राइट, एंड दैट इज व्हाई आईएस 21 इस चीज को अलाउ नहीं करता। लेकिन हमसे तो ये पूछा ही नहीं ना मेरे भाई सवाल के अंदर कि क्या नुकसान है कांस्टेंट करेंसी यूज को फॉलो करने के। हमसे तो ये पूछा भाई फायदे बताओ, तो हमने फायदे बता दिए। नुकसान बहुत है, तभी तो आईएस 21 अलाउ नहीं करता। अहमद, बात समझ में आई आपको? बहुत अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड डिस्कशन। या
So my friends, with this, thank you very much to you all for joining in. Inshallah ta'ala, we'll meet next time. Take care. Allah Hafiz everyone.